नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज बात करेंगे ऊर्जा जरूरतें और नए कदम की। असल में इस विषय पर बात करने की वजह है भारत की ऊर्जा नीति रिपोर्ट की समीक्षा, जिस पर नीति आयोग का मानना है कि सरकार ने जो नीतिगत पहल की उनसे भारत के ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित, सस्ता और व्यवहारिक बनाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत ने ऊर्जा दक्षता के साथ ही परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की जो पहल की है उससे स्वच्छ परिवहन की शुरुआत होगी। भारत ने ऊर्जा भंडारण निदान, स्वच्छ ईंधन और विपणन क्षेत्र को उदार बनाने की दिशा में ज्यादा ध्यान दिया है। भारत 2020 ऊर्जा नीति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिए रसोई घरों तक पाइप से सीधे गैस पहुंचाने जैसे कदमों से भारत में 28 करोड़ परिवार इसके दायरे में आ गए हैं। इसके साथ ही 98% परिवारों की खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बन गई है। इस दौरान यह भी बताया गया कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की दिशा में काफी मेहनत से काम कर रहा है। सरकार ने बिजली और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच सुनिश्चित करने को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में रखा है और उसके इस दिशा में लगातार प्रयासों से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दिख रही है। तो आज इस समीक्षा रिपोर्ट को समझने के साथ ही जानेंगे देश की ऊर्जा जरूरतों और उनके लिए उठाए जा रहे कदमों को। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ राजनाथ राम जी जुड़ रहे हैं, सलाहकार ऊर्जा नीति आयोग। सर, स्वागत आपका। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा जुड़ रहे हैं, जो ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। तनेजा साहब, स्वागत आपका। और चर्चा में अनिल राजदान भी हैं, पूर्व सचिव विद्युत मंत्रालय भारत सरकार। सर, स्वागत आपका। सबसे पहले राजनाथ जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। इस समीक्षा रिपोर्ट को समझाइए और यह भी बताइए कि असल में इस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र खास तौर पर किया गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और विश्व में जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड या कॉप से रिलेटेड जो डिस्कशंस होते हैं, इस आईए की रिपोर्ट का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है जी। और ये आईए को जो हम लोगों ने इंगेज किया, नीति आयोग ने एक पहल करी और आईए को इन्वॉल्व किया कि भाई हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जो भी नीतिगत डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी नीतियाँ चलाई जा रही हैं, उसका एक समीक्षा की जाए। और ये एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है और उसमें यह निकल करके जो आपने जो कुछ उपलब्धियों को जो बताया वो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं जी। जैसे कि एनर्जी एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस के तौर पर देखा जाए तो यह रिपोर्ट कहता है कि करीब 95% जो है लोगों के घर में जो है परिवारों को बिजली मुहैया कराई जा चुकी है और गैस जो क्लीन कुकिंग एक्सेस है वह करीब 98% बढ़ा है। साथ में यह रिपोर्ट यह भी बतलाता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी के क्षेत्र में उसका भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट हुई है और उसकी वजह से लोगों की प्राइस कम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, प्राइस अफोर्डेबल हुआ है। लोग जो है इस एक्सेस एनर्जी एक्सेस अच्छी तरह से मतलब कि उनके घरों में ठीक हुई है। यह रिपोर्ट यह भी बतलाता है कि एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में करीब 15% जो है हमारा जो है डिमांड रिडक्शन मान लीजिए अगर 15% कम हो जाता है तो उस हिसाब से करीब 300 मिलियन टन जो कार्बन जो एमिशन है उतना हम लोगों ने अवॉइड किया। साथ में यह भी बतलाता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक देश ऐसा है जिसमें करीब 5 मंत्रालय हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। आप मिनिस्ट्री ऑफ कोल ले लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ले लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लीजिए। आपस में इनका सामंजस्य का होना बहुत ही अपने आप में एक बहुत महत्व वाली बात है। और साथ में जो एनर्जी डेटा है, एनर्जी डेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक उसका प्रॉपर डिसेमिनेशन, प्रॉपर कलेक्शन और एक ऑथेंटिसिटी जो मेंटेन करना चाहिए, इन सब विषयों पर जो है यह रिपोर्ट यानी हर पहलू को लेकर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ हैं, ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। तनेजा साहब, एज ए एक्सपर्ट आपका एनालिसिस क्या है? पिछले कुछ सालों का अगर आप आकलन करते हैं तो भारत इस सेक्टर में कितना आत्मनिर्भर होता हुआ दिखाई देता है?
देखिए, हमको ऊर्जा क्षेत्र को हमको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारा नजरिया क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। मुख्यतः दो तरह की एनर्जी होती है, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, और दूसरा नई ऊर्जा जिसको हम लोग रिन्यूएबल्स बोलते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक जो है पारंपरिक ऊर्जा पे चलती है, जिसमें तेल है, गैस है, कोयला है, और जो जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, उसमें आणविक भी आप शामिल कर सकते हैं। और पारंपरिक नई में तो हमारे इस सरकार का काफी जोर है कि उसमें खास तौर से सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है वगैरह जो है उसके अंदर आते हैं। लेकिन हमारे देश में पर कैपिटा अगर आप देखिए अभी भी जरूर जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। और मेरा ये मानना है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा में जो पुरानी नीतियां हैं या केंद्र सरकार, उसकी बड़ी भूमिका होती है और है भी, जिसमें कोयला, पेट्रोल सब कुछ आपको शामिल हो जाता है या कच्चा तेल वगैरह। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है, नागरिकों की भूमिका भी बहुत बड़ी है, आने वाले समय में पंचायतों की भूमिका भी बड़ी होने वाली है। इसलिए ये मुझे लगता है कि जब तक जो कन्वेंशनल एनर्जी में उसमें एक सेंट्रलाइज अप्रोच लेके चलें वो अच्छी बात है। लेकिन जो नई ऊर्जा है, रिन्यूएबल है खास तौर से, जो आने वाली नई ऊर्जा, उसके अंदर जरूरी है कि हमारी अप्रोच पूरी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, राज्यों की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, पंचायतों तक को हमको शामिल करना चाहिए, और नीति निर्माण भी जो है उसको विकेंद्रीकरण उसका होना चाहिए। सब कुछ दिल्ली से हो विकेंद्री, तो रिन्यूएबल के लिए वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, आईईए बहुत सम्मानीय संस्था है, मैं भी उसका बड़ा सम्मान करता हूं। वो धनी देशों की एक संस्था है, वो धनी देशों की है। उसमें जो इवन चाइना, भारत की भूमिका जो है वो सैटेलाइट भूमिका, मुख्य भूमिका नहीं है। वो ओईसीडी कंट्रीज की अपनी संस्था है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन भारत का मुझे मानना है कि हमको अपनी नीतियों का निर्माण, हमको अपने देश की जो ऊर्जा को लेकर के होलिस्टिक पॉलिसी जो बनानी चाहिए, साथ में राज्यों की क्या भूमिका हो, प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका हो, पंचायतों की क्या भूमिका हो, ये सोच हमको अपनी जमीन से निकालनी पड़ेगी, और वो सॉल्यूशन भी हमको जमीन से निकालना पड़ेगा। अर्थात जो नीतियां हमारी बनेंगी कुछ हद तक वो टॉप डाउन हो, लेकिन काफी हद तक रिन्यूएबल एनर्जी को बॉटम अप बनानी पड़ेगी, और वो हम ही कर सकते हैं, भारतीय कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको देखना होगा कि ये जो सर्वे और रिपोर्ट की जो बात करी है बड़ी अच्छी बात है, उसमें क्या चीज अच्छा है, साथ में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या काम है जो हमको करना है, और दोनों का तालमेल मिला के करना पड़ेगा। 100% हमारी सोच हो अच्छी, ऐसा भी नहीं है, 100% जो अच्छाइयों के साथ जरूरतों को भी हमको पूरा करती हुई नजर आती हो। अनिल राजन साहब भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, असल में सरकार की नीतिगत पहलों को आप कैसे जानते हैं? जो कोशिशें वो कर रही हैं, उस कोशिशों को आप कैसे आंक पा रहे हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी बड़ी चुनौती इन कोशिशों के परिप्रेक्ष्य आप समझ सकते हैं? सर, सरकार जो है कई, मैं समझो सालों से यही कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले तो जो हमारी गुर्बत है उसको दूर करना है, और उसमें एक सबसे अहम बात है कि ऊर्जा की अवेलेबिलिटी। उसको जो एनर्जी अभी भी जो हमारा कंजम्पशन है वो विश्व के जो एवरेज है उसको देखते हुए सिर्फ 1/3 है। तो अभी भी हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। मगर सबसे अच्छी पहल कुछ ये हो रही है कि जैसे बिजली का सेक्टर है, ये एक सेक्टर है कि जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों का जुरिस्डिक्शन आ रहा है, क्योंकि कंकरेंट सब्जेक्ट है। मगर सरकारों की कोऑर्डिनेशन से स्टेट और सेंटर की काफ़ी आगे तक प्रोग्रेस हुई है, और ख़ास तौर पे जो अब हम गांव-गांव, घर-घर में तकरीबन हम बिजली ले जा चुके हैं, वो एक मैं समझता हूँ बहुत ही कमेंडेबल अचीवमेंट है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। इसके आगे जैसा कि नरेंद्र जी बता रहे थे कि ये एनर्जी एफिशिएंसी, और नीति आयोग भी बता रहा है कि ये इसका बहुत ही महत्व रखता है इसमें, कि इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का हुआ है। कि जो इनकैंडेसेंट बल्ब था उसको पहले CFL हमने बचत लैंप योजना चलाई जब मैं पावर सेक्रेटरी था, उसके बाद अब LED आ गई है, जिससे कि जो ऊर्जा कंजम्पशन है हर एक हाउस होल्ड की, वो एटलीस्ट जो लाइटिंग लोड है वो आगे से करीब 1/5 हो गया है, और ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन पर भी भार घटेगा, क्योंकि हमारी एक ये पॉलिसी है कि भाई हर एक के पास अफोर्डेबल पावर होनी चाहिए। अब इस अफोर्डेबल पावर को और सब्सिडी को मैच करना एक काफ़ी कठिन काम है। बेस्ट ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, आप लोगों की माली हालत को साथ देखते हुए उनको आप डायरेक्ट सब्सिडी बेनिफिट दीजिए, ना कि टैरिफ में इतना लो कर दें। टैरिफ में अगर आप इतना लो करेंगे तो लोगों को एनर्जी इफ़िशेंसी की तरफ जाने का
इतना नहीं इंसेंटिव होगा। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और कोयले के क्षेत्र में मैं तो करीब 1.5-2 दशक से कह रहा हूँ कि ये जो हमारी कोल माइनिंग की नीति है ये बहुत डिफेक्टिव थी, जिसमें कि हम एक आइडियोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए थे। और हाल ही में मैं समझता हूँ बहुत अच्छी नीति सरकार ने अनाउंस करी है कि एंड यूज अवेलेबिलिटी से इसको टाई अप नहीं करना आपने। कैप्टिव माइनिंग जो था उसमें गलत प्रैक्टिसेस भी आ रही थी, जो सही लोग हैं वो सामने नहीं आ पा रहे थे। ओपन मार्केट में वही प्राइसेस सही होएगी, उससे कोल इंडिया की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और बिजली के क्षेत्र में अगर हम कैरेज और कंटेंट को सेपरेट कर पाए जी तो जो उपभोक्ता है उसके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी का सही कहा नरेंद्र जी ने कि इसका डिसेंट्रलाइज्ड कुछ फ्यूचर प्लान होना चाहिए। और जो अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी जो अनाउंसमेंट किया है जी, उससे लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में करीब सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आनी है। तो इसमें एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप दिख रहा है, कंपटीशन का स्कोप दिख रहा है। मगर मैं एक बात चाहूँगा कि जो हमें मैन्युफैक्चर करना है रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट्स, विंड एनर्जी में हमारी अच्छी कैपेबिलिटी थी मगर वो डोलड्रम्स में है इस वक्त। सोलर में हमारी कैपेबिलिटी हमें कॉन्शियसली बढ़ानी है ताकि मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और मेक इन इंडिया बढ़े। और यही आईईए ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि RD&D पर आपका जो खर्चा है वो बढ़ना चाहिए, जो कि अभी बाकी कंट्रीज जैसे अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज कोरिया, इजराइल, जापान हैं, इनके मुकाबले में बहुत कम है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के जरिए आगे की तस्वीर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन राजनाथ जी, असल में जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस है उसको मेन मुख्य धारा में लाने के लिए किस तरह की कोशिशें की जाए? जैसे सर भी कह रहे थे कि देखिए वहां पे काम करने की जरूरत है, लेकिन वो काम होगा कैसे? हाँ, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो नरेंद्र तनेजा साहब के कुछ सवालात थे कि भाई सरकार को अपनी नीतियाँ भी बनानी चाहिए। तो नीति आयोग इसमें पहल कर रहा है। हम लोगों ने नेशनल एनर्जी पॉलिसी की तरफ ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी हम लोगों ने बना दी है और वह हम लोगों ने इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के प्रोसेस, वो भी प्रोसेस हमने पार कर लिया है। अब ये ड्राफ्ट कैबिनेट नोट अब ये अप्रूवल के स्टेज में है। तो उसमें हम लोगों ने इन सब बातों का ध्यान दिया है। उसमें मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन कराना है। एक तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे पेनिट्रेशन कराना ही है, और दूसरी बात कि इसको ग्रिड इंटीग्रेशन, इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इसको आगे करना। तो वो नेशनल एनर्जी पॉलिसी की एक मेजर रिकमेंडेशन है। और नीति आयोग इसमें पहल भी कर रहा है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें देश में, ताकि ये ग्रिड लेवल पे इसको स्टोरेज को हम लोग बढ़ावा दे पाएँ, ताकि दिन में अगर मान लीजिए आपके पास सनलाइट है या विंड है, जो एनर्जी आ रही है अब तो जनरेट होती है, लेकिन जब उस समय मान लीजिए आपकी जब पीक टाइम में अगर रिक्वायरमेंट है और एनर्जी नहीं है, तो उसको अगर आपने जब अगर स्टोरेज नहीं करके रखा तो आप उसमें मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं इस बात पे। ठीक है तनेजा साहब, एक विकासशील देश के रूप में भारत के सामने अगर ऊर्जा चुनौती की बढ़ती मांग को हम एक चैलेंज के तौर पे देखें तो सर ये कितना बड़ा चैलेंज दिखाई देता है? बहुत अच्छा, देखिए आपने प्रश्न किया। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं जी। नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है 2 बड़ी क्रांतियां ऊर्जा क्षेत्र में करी गई। एलईडी रिवॉल्यूशन जो भारत में हुआ है, पूरी दुनिया भारत आके सीख रही है। ये आपने कैसे किया? उसमें सोच हमारी थी, अपनी सोच थी, उसका क्रियान्वयन हमारा अपना था, और पूरी दुनिया के आगे हमने एलईडी रिवॉल्यूशन देश में कर दिया। और ये सारा कुछ 100% नीति से लेकर के और क्रियान्वयन तक भारत ने अपने आप किया। एलपीजी, गांव-गांव में एलपीजी पहुंचा दी। दुनिया में कहीं ऐसा ना हुआ। एलपीजी एक रिवॉल्यूशन है। कल्पना कीजिए उस गृहिणी का जो आज जो है एलपीजी के सिलेंडर में खाना बनाती है, और इसकी भी नीति से लेकर के क्रियान्वयन तक पूरा सब यहीं से भारत में ही हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अब हम कहां जा रहे हैं? पूरी दुनिया में अब जो है एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अब पहले गैस, पेट्रोल, डीजल ये सब बातें होती थी, लेकिन आज दुनिया एज ऑफ बिजली का युग आ रहा है।
हमको जो भी नीति बनानी है, जो भी सोच बनानी है, वो बिजली के हिसाब से बनानी है। आज तमाम विकासशील देशों की आपने बात करी, हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। अब हमारे को पैनल साहब बात कर रहे हैं बैटरी स्टोरेज की। बैटरी स्टोरेज ये हमारी पहल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के आगे ये चुनौती है हमारे सामने। हमको ये देख के चलना पड़ेगा। मेरा अपना विश्वास है, मैं पूरी दुनिया जाता हूं और मेरा 24 घंटे पैशन एनर्जी पॉलिसी है। मेरा ये मानना है कि भारत जो है यूनिक कंट्री है, और हमको जैसे हमने एलईडी में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिस तरह से एलपीजी में हमने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, हम नीति निर्माण में, ऊर्जा नीति निर्माण में दुनिया को रास्ता दिखाएंगे और दिखा सकते हैं। खास तौर से सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा ही भविष्य है, और सौर ऊर्जा जो है उसके लिए जरूरी है कि विकेंद्रीकरण हो, और विकेंद्रीकरण में सब राज्य शामिल हों, सब डिस्ट्रिक्ट शामिल हों, सब पंचायत शामिल हों, और विकासशील। देखिए हमारे में 1 अरब 35 करोड़ लोगों के लिए अगर हम ये मान के चलते हैं, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं नीति आयोग को, कि अगर हम ये मान के चलते हैं, इतना बड़ा देश जिसकी आबादी अफ्रीका से ज्यादा है, पूरी ऊर्जा सब चीज का निर्माण, नीति निर्माण, क्रियान्वयन सब दिल्ली से हो जाएगा, हम गलतफहमी में रहते हैं। हमने ये देखा है कि जब हम इसका विकेंद्रीकरण नीति का नहीं करेंगे, नीति निर्माण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं रिन्यूएबल्स की, मतलब नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल एनर्जी। अगर हम ये करेंगे तो दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए, ये समझना होगा। अगर हमको वास्तव में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है या $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनाना है, सबसे पहले हमको ऊर्जा नीति पे ध्यान देना पड़ेगा। और ऊर्जा नीति इंटीग्रेटेड हो या ना हो, लेकिन होलिस्टिक हो, जिसमें सब शामिल हो, केंद्र शामिल हो, सब राज्य सरकार शामिल हो, यूनियन टेरिटरी शामिल हो, सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। ये एक ऐसा मंथन होना चाहिए जिसमें सब लोग शामिल हो, और बॉटम अप, टॉप और टॉप डाउन दोनों को मिला के करा। ये एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन बनेगा, तभी हम अच्छी नीति लेके आएंगे। और नीति निर्माण 100% भारतीय होना चाहिए, उसमें भारतीय मिट्टी की खुशबू होना चाहिए, और उसमें लगभग जहां तक बड़े बड़े स्टेक होल्डर इंडिया के सब उसमें शामिल होने चाहिए। ठीक है राजदान साहब, जब हम कहते हैं कि देखिए कच्छ से लेके कोहिमा तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम गैस पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा देंगे, एक बड़ा जाल बिछा देंगे, सब सुनने में बहुत खूबसूरत और अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तविक स्थितियां, मौजूदा स्थितियां इस बात के लिए अलाउ करती हैं? फिजिबल दिखाई देता है आपको? व्यवहारिक है क्या सब कुछ, कि चुनौतियां हैं इसमें भी? इसमें आपने सही फरमाया कि इसमें चुनौतियां हैं, और हाल ही में एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि अगर हम गैस बेस्ड इकोनॉमी जैसे हम कह रहे हैं इंडिया को ले जाना है, अभी करीब 6.25% गैस का शेयर है एनर्जी बास्केट में, इसको 15% तक ले जाना है तो क्या होना चाहिए? एक तो एक्सेस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक नेशनल प्लान तो बन गया है, मगर उसका एक करेक्ट साइंटिफिक और टेक्निकल सर्वे होकर, और उसमें जो लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और कैरियर और कंटेंट को सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे कि बिजली के क्षेत्र में भी किया गया है, ताकि जो फ्री मार्केट ऑपरेट कर सके। तो ये आपने सही फरमाया। इनफैक्ट एक आईए ने ये भी एक पॉइंट आउट किया है रिसेंटली कि अभी हम विश्व का हम 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। कहते हैं कि इसको आप कम करिए थोड़ा, या अपने भंडारे बढ़ाइए, क्योंकि आप 2024 तक आपकी डिमांड जो है वो चाइना से भी बढ़ सकती है। तो जो मोबिलिटी की बात करी है, उससे एयर पोल्यूशन का भी इशू है, ख़ास तौर पे सिटीज़ में। मोबिलिटी में मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमारा मार्च है, उसमें हमें और एग्रेसिव और यूनिक पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि चाइना ने, उन्होंने ये ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन में वो जो इंटरनल कंबशन इंजन था उसमें वो दूसरों से मात खा गए, compete नहीं कर पाए। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दे हैड द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट स्टार्ट एंड अ पर्सपेक्टिव स्टार्ट, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो दे विल बी एबल टू compete विद द बेस्ट। यही हमारे सामने रखना चाहिए कॉन्शियसली। मगर शुरुआत में मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब किस रूप में और कैसे हमारी कंट्री अफोर्ड कर सकती है, बट फर्स्ट ये है कि जो मैस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। जब मैं बचपन में था तो बड़े शहरों में ट्रैम्स चलती थी जो कि बंद हो गई। हमने और क्लीनर फ्यूल्स डाले, मगर इसमें मेरे ख्याल हमें इलेक्ट्रिसिटी जो कि मैस ट्रांसपोर्ट है और ख़ास तौर पे डीजल रिप्लेसमेंट है, वो LNG ट्रक्स लानी चाहिए। और एक उदाहरण हमने दिया था एक स्टडी में कि
आपका जो इस वक्त गुजरात का कंजम्पशन है गैस शेयर का, वो जो विश्व का गैस कंजम्पशन है उससे बेटर है। और उसका सक्सेस यही है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया, सप्लाई अवेलेबिलिटी। मगर हमें फॉरेन एक्सचेंज का बाद में देखना पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है राजनाथ राम जी, कई बार ये कहा जाता है, समझाया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि देखिए भारत को कच्चे तेल की बजाय अब गैस आधारित ऊर्जा पे काम करने की जरूरत है। अगर इस एडवाइस को फॉलो करने की बात की जाए तो क्या उस स्थिति में हम हैं? अगर हैं तो क्या उसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है? इस ओर भी हम सोच रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि आज जो गैस का जो कंपोजिशन है पूरे एनर्जी बास्केट में करीब 6% है, उसको 15% अगर ले जाना है तो क्या ढांचागत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि इन्होंने जो बात कही, वो देश में एक नेशनल ग्रिड, जिस तरह के आपके इलेक्ट्रिसिटी में ग्रिड है उसी तरह से आपको पाइपलाइन का भी जाल बिछाना पड़ेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कॉमन एंड कंटेंट को सेपरेट करने वाली, जो कंटेंट एंड कैरेज को सेपरेट करने वाली जो बात कही, उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी हमारे पास जो गेल है, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो अभी पूरे पाइपलाइन नेटवर्क, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क उसका उसके पूरा कार्यभार संभालती है, वो अभी उसमें हम जानते हैं कि उसमें मोनोपोली है, उसमें अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है। तो उस क्षेत्र में भी हमको जो गेल की जो अपनी पाइपलाइन है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, उस पाइपलाइन को भी हमें कॉमन एंड कॉन्ट्रैक्ट करियर में लाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ें हुई, और दूसरा बात, इसमें इन्वेस्टमेंट हमको भी लाने की ज़रूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इसको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये, और दूसरी बात इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज हमारे देश में अभी जो गैस का जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड माना गया है अभी तक। कुछ अभी जो कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसमें हम लोग मानते हैं कि अभी 30 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर और गैस आने की संभावना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर 15% अगर आप गैस को ले जाना चाहते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आपको बहुत सारी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जो है कटा हुआ क्षेत्र है, उसमें ऑलरेडी सरकार ने पहल की हुई है, और उसमें हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू से उसको जो है पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, तो सोच सकारात्मक है, और इस सकारात्मक सोच के जरिए ही एक बड़ा खाका खींचने की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें कई सुझाव हैं और इन सुझावों पे अमल करने का प्रयास भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस मेरे साथ इतना ही। आप जानते ही हैं कि आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां आपके रिएक्शंस का, आपके सुझावों का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।